प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास के तहत हम लोग रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है वर्गीकृत 4 भागों में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है हमने देखा था। उन्होंने जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल के रूप में जो है इसे 4 भागों में बांटा था। इसके तहत जो है हम लोग आदिकाल की पृष्ठभूमि, नाथ कवि, सिद्ध कवि एवं जैन मतावलंबी कवि के बारे में हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जो है वीरगाथा काव्य का इतिहास जो है हम लोग देखेंगे। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के 3य प्रकरण को वीरगाथा काल कहा है। उनके अनुसार इस नामकरण का आधार इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है। शुक्ल जी ने इस काल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति की पहचान जिन 12 ग्रंथों के आधार पर की है वे इस प्रकार हैं: विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। इनमें से विद्यापति की रचनाएं 14वीं एवं 15वीं शताब्दी अर्थात कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और नरपत नाल द्वारा रचित विसलदेव रासो प्रामाणिक रूप में उपलब्ध हैं। जागनिकृत परमाल रासो आल्हा के रूप में पहचाना जाता है। आल्हा लोक गान है, अतः वह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में गाया जाता है। जागनिक संभवतः परमाल और पृथ्वीराज के समकालीन थे। विजयपाल रासो के रचयिता का नाम नल सिंह है। इनमें जो लड़ाई विजयपाल ने पंग राजा से की थी उसका वर्णन है। मिस्र बंधुओं ने इसका रचना काल 14वीं शती ही माना है। भाषा शैली पर विचार करने से यह रचना परवर्ती लगती है। हम्मीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है। हम्मीर विषयक एक पद प्राकृत पैंगलंग में अवश्य मिलता है, जिसके बारे में पंडित रामचंद्र शुक्ल का विश्वास है कि यह हम्मीर रासो का ही है। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। इनमें 9वीं शताब्दी के खुमान के युद्ध का वर्णन है, लेकिन मेवाड़ के परवर्ती शासकों जैसे महाराणा प्रताप सिंह और राज सिंह का भी वर्णन है। इससे प्रकट होता है कि यह रचना 17वीं शती के आसपास की है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का रचना काल और इसका मूल रूप भी सर्वाधिक विवादास्पद है। इसके रचयिता चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के अंतरंग बताए जाते हैं। प्राच्य विद्या के यूरोपीय पंडितों ने इस ग्रंथ से मध्यकालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आशा बांध रखी थी। इसलिए डॉक्टर बुलर को जब यह पता चला कि रासों की तिथियां, व्यक्तियों के नाम, घटनाएं आदि इतिहास सम्मत नहीं हैं,
तो इन्होंने तत्काल इस ग्रंथ को न प्रकाशित करने की सिफारिश की। इसकी प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले विद्वानों में गौरीशंकर ओझा, रामचंद्र शुक्ल आदि भी हैं। बाबू श्याम सुंदर दास और मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या इसे प्रामाणिक मानने वालों में हैं। महोपाध्याय गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार पृथ्वीराज रासो 1600 विक्रम संवत के आसपास लिखा गया। इसकी ऐतिहासिकता की खोज अब बंद कर दी गई है। इधर हाल में मुनि जन विजय ने पुरातन प्रबंध संग्रह के एक अंश जयचंद प्रबंध के 4 छप्पयों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, जो वर्तमान रासों में भी मिलते हैं। पुरातन प्रबंध संग्रह का संकलन काल संभवतः 15वीं शती है। इससे यह तो प्रकट हो गया कि 15वीं शती के पूर्व चंद नामक कवि ने पृथ्वीराज पर कोई काव्य लिखा था, जिसका कुछ अंश वर्तमान रासों में है। किंतु रासों का मूल रूप क्या रहा होगा, यह समस्या अभी भी बनी है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनुमान किया कि चंद ने रासों की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में की थी। मध्यकालीन प्रबंध काव्य की यह बहुप्रयुक्त रूढ़ि है। रासों के जो अंश सुख सुखी संवाद के रूप में मिलते हैं, वे ही मूल रूप हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने रासों के 4 पाठों बृहत्सम, बृहत, लघु, लघुतम में से लघुतम पाठ को रासों का मूल रूप बताया है। रासों में मध्यकालीन साहित्य में प्रयुक्त अनेक कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। उसमें अनेक छंदों का प्रयोग मिलता है। पृथ्वीराज रासों काव्य परंपरा का काव्य तो है ही, इसमें चरित्र काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के भी लक्षण मिलते हैं। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। वीर और श्रृंगार रासों के प्रमुख रस हैं, यद्यपि इनका अंगी रस वीर ही माना जाएगा। रासों में नायिका का नक्शिक वर्णन, सेना के प्रयाण, युद्ध, षड ऋतुओं का आदि का वर्णन कवि ने मन लगाकर किया है। चंद्रवरदाई अनेक मनस्थितियों का संश्लिष्ट चित्र खींचने में सिद्ध हैं। यद्यपि वे विविध छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पय उनका अपना छंद है। विसलदेव रासों के रचयिता का नाम नरपति नाल है। पाठ के अनुसार ग्रंथ की रचना संवत 1212 अर्थात 1155 ईस्वी में हुई थी, किंतु श्री मोतीलाल मिनारिया के अनुसार इसकी रचना 16वीं शताब्दी में हुई होगी। विसलदेव रासों में शाकभरी नरेश विसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन का वर्णन है। यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। विसलदेव रासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। वीरगाथा काल के अन्य कवि विद्यापति, इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। कीर्ति पताका की अभी तक केवल सूचना है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए हैं, वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इस प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है, उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है।
इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन किया है। कवि ने जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। कीर्तिलता को कवि ने अवहट भाषा में रचा है। अवहट देसी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। पदावली, इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिकत्व छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विवल दिखाई देते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्निवार प्रिय मिलन और लोकलाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। कवि का मन वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप में रमा है। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोटि की रचनाएं हैं, जिनमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। वे संगीतक, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी औलिया, कवि बहुत कुछ थे। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। उनकी पहेलियाँ, मुकरियों, दो सुखने अभी तक लोगों की जुबान पर है। उनके नाम से निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं, यह दोहा खुसरो ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई यही देश। किंतु उनकी हिंदी रचनाओं का महत्व ऐतिहासिक अधिक है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिलीजुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियाँ रची हैं जिनमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुम्फित कर दिया गया है। यह कला संस्कृति साधक को ही सिद्ध हो सकती है। आदिकाल की सामान्य विशेषताओं पर हम लोग बात करेंगे। यह राजनीतिक दृष्टि से अनेक छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है। इसमें किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव दिखाई देता है। उसके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल हैं। केवल गाहड़वार वंशीय गोविंद चंद्र देव इस काल में मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए, किंतु उनके पूर्वजों और वंशजों का वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक ज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक साधनाओं का काल है। बौद्ध धर्म का पूर्व प्रभाव नहीं रह गया था। बौद्ध धर्म से विकसित महायान, व्रजयान एवं नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में स्वीकृत हो पाए, यह संभव नहीं था। जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। 10वीं सदी के आसपास से अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः छिन्न होता जा रहा था और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियाँ उसका स्थान लेती जा रही थी। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है, शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं। विद्यापति
खुसरो की रचनाओं एवं उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी साधनाओं का सार ग्रहण करके धर्म को लोक का व्यापक क्षेत्र प्रदान करता है। इस प्रकार आदिकाल में उपलब्ध जो साहित्य है, जो उसकी विशेषताएं हैं, उस पर हम लोगों ने बात की। इसके बाद हम लोग भक्ति काल और भक्ति काल के विभिन्न कवियों पर बात करेंगे।